हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेट 2 ऑन सॉल्व को करेंगे, जो कि 2025 सेट होगा। इसके पहले की वीडियो में सेट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की ये वीडियो डे 1 कंप्लीट कर चुके हैं और ये डे 2 है, ठीक है ना। तो इसमें फ्रेंड्स पूरे सेट को कंप्लीट करेंगे, मतलब कि जो कि सेट 2 है, कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इसे सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वन शॉट वीडियो होगी, इसमें 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, सेट 2 को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहला है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है पहला क्वेश्चन। इसको देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर देखिए पहले इसको नोट कर लेते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे में साइन ए, एक ब्रैकेट में है। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉस ए, ये यहाँ पर ये दिया गया है। जितने भी 20 क्वेश्चन होते हैं इसे आपको ओएमआर शीट में फिल करना होता है, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर साइन ए, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, यहाँ पर साइन ए बचेगा। कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन आपको डी यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर पासे पर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं होती हैं। तो इसमें से विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पासे पर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कुल कितनी संख्याएं हमें मिली, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो कुल यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर अनुकूल कितने, 1 2 3, 3/6 मतलब कि 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, वर्ग अंतराल को नोट करना है, वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये हो गया। अब इसको नोट कर लेते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और यहाँ पर देखिए 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 2 5 4 1, ये इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर माध्यक वर्ग बताने के लिए हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता,
संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये 3 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे, जो है उसी को उतार लीजिए। 3 2 यहाँ पर 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 1 15, तो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर देखिए ये 15 है, तो यहाँ से आपको n/2 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 है, तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा है ये, तो इसके सामने आप देखिए कौन सा हो जाएगा 10 से 15, तो यहाँ पर 10 से 15 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर है। 7.5 किस में आएगा, ये इसमें आएगा, ठीक है ना, ये वाला वर्ग अंतराल 10 से 15, ठीक है, सॉल्व हो चुका है। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग मतलब यहाँ पर हमें ये देखना होता है, इसमें आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 7 से 14, मतलब कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 से 14 ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसमें मिस्टेक क्या किए थे कि पासे पर डबल संख्याएं नहीं होती हैं, तो उसी टाइप से इस पासे पर ए जो 2 बार लिखा गया है ये ऐसा नहीं होगा, इसीलिए वो मिस्टेक किए थे। देखिए क्वेश्चन में ए आपसे पूछा भी है, ए 2 बार देकर और उसी को आपसे पूछ लिया गया है ताकि आप डाउट में आ जाएं और क्वेश्चन में मिस्टेक कर दें। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर ABCDE जो लिखा है, जैसे 1 2 3 4 लिखा होता है ना संख्या, उसी टाइप से इसमें इसको लिख दिया गया है ABCDE और A। तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे पासे पर ए आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल, तो कुल कितने 1 2 3 4 5 6, 6 है। अनुकूल मतलब एक कितने हैं 1 और 2, ये हो गया, यहाँ से कैंसिल 1/3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कोट थीटा, यहाँ पर देखिए कोट थीटा इक्वल टू 8/15, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है साइन थीटा बताइए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर देखिए कोट थीटा मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे कोट थीटा इक्वल टू 8/15 इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब कि अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो आधार कितना है यहाँ पर 8 है और लंब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर इसको हम ए मान लें, बी मान लें और सी मान लेते हैं, तो साइन थीटा ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर कर्ण की आवश्यकता होगी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कर्ण को निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 289 इक्वल टू 17, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है थीटा के सामने 15 है और कर्ण यहाँ पर कितना है अभी ज्ञात किए 17, तो 15/17 किस में दिया गया है सी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कह रहा है कि कोसेक 60 का मान होगा, केवल आपको कोसेक 60 का मान बता देना है। कोसेक 60 इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना, इसी का अपोजिट। तो यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर √3/2 दोनों ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप ये साइन 60 का मान होता है और ये कोसेक 60 का मान होता है, तो 2/√3 जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो 8 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा
इंटू 1/sec² थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा इक्वल टू कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, इसी टाइप से सॉल्व करना है। 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, इसमें कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए एचसीएफ, यहाँ पर दोनों के संख्याओं का एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम कह रहा है ज्ञात करने के लिए। डायरेक्ट फार्मूला है एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 35 इंटू 49 दिया गया है, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पर 7, तो इसको बटे में लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 सत्ते 49 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 7×5 = 35 का 5 हो जाएगा, हासिल 3 7 21 3 24 245। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो सभी क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ होगा, हमें ये संख्याओं का एचसीएफ बताना है। तो कैसे बताएंगे यहाँ पर, तो देखिए 106 तथा 657। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चलिए इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 302 से अगर 306 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 612। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 306, इसको नोट कर लिया। अब ये कितनी बार में जाएगा, 9 तिक 27, तो यहीं पर हम गुणा कर लेते हैं, 45 गुणे 6। तो यहाँ पर देखिए 5 छंग 30 का 0, 5 छंग 30 का 0, 6 चौके 24 3 27 27, और यहाँ पर ये 30 36 सही है, तो 6 बार में जाएगा 270। 6 10 में 7 जाएगा तो 3, 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, सही है, 36 हो गया। और यहाँ पर ये 45 है, एक बार में जाएगा तो यहाँ पर 36, 5 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये कैंसिल, और यहाँ पर ये 36, तो 9 चौक 36, तो जिससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है वही इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ अगर हम देखें तो एचसीएफ कितना आया है, 9 आया है। ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आप चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को रीड करिए। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला पहले सीख लीजिए। फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। जो बिना ज्ञात हो उसको रोक लीजिए और सबको एक तरफ कर लीजिए। दूसरी संख्या में ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ दिया गया 168 और 6 गुणे 6 बटे में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर 24 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24, ये हो गया। देखिए यहाँ पर 6 चौको 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 इक्वल टू 42, मतलब दूसरी संख्या कितना है, 42 है। तो यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है ना, बी ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है बिंदुओं ए कामा बी और बी 2A, 2B के बीच की दूरी, मतलब हमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये ठीक ना, हमें इसके बीच की दूरी को यहाँ पर ज्ञात करना है। इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है ए कामा बी, और इसमें 2A, 2B ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में वैल्यू को रखना है। देखिए a माइनस 2A का होल स्क्वायर प्लस
बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये हो गया। ए बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए माइनस 2 मतलब कि माइनस ए हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस उसी टाइप से ये भी हो जाएगा तो बी स्क्वायर। तो रूट में यहाँ पर दिया गया है, देखिए दोनों यहाँ पर इस टाइप से दिए गए हैं, कौन सा सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो मतलब एक वृत्त हमें बना लेना है और त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये P क्या ये है और यहाँ पर ये Q है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा PQ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ 12 सेंटीमीटर है। PQ कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो OQ की लंबाई हमें बताना है, ये OQ बताना है। तो यहाँ आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो ये कर्ण हो जाएगा, क्या होगा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से OQ ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा OQ इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 169, 12 में हम 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। तो OQ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 cm। तो यहाँ पर ऑप्शन में 13 cm भी दिया गया, ये भी दिया गया, तो ये ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कह रहे हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है कि एंगल B बराबर एंगल E है, B बराबर एंगल E है। तो मतलब यहाँ पर हम दो त्रिभुज ले लेते हैं ऐसे, ये हो गया ABC, यहाँ पर DEF। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है, कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात यहाँ पर ये दिया गया है। तो कह रहा है कि यदि एंगल B बराबर एंगल E है, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए कि मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएं, समरूप हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए इस भुजा का अनुपात ये और इसका अनुपात ये होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, इसमें समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप होने के लिए एंगल B बराबर एंगल E दिया गया है। अगर भुजाओं का अनुपात देखें तो AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF होना चाहिए, EF। तो ये किस रूल से हुआ, SAS रूल से, ठीक है ना। देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, मतलब इस रूल से ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर AB अपान DE BC अपान EF, मतलब कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है कि इसमें एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बना लेना है आपको कुछ इस टाइप से, ये जो शंकु है ये क्या है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, कुछ इस टाइप से खिलौना है। तो कह रहा है कि इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर हम 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं है, इसको देखिए आप, ठीक है ना। 16 को पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद 15 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको 16 मान लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब कि ये कितना है 4 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई यल दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई r स्क्वायर,
ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पाई में वैल्यू दिया गया है तो पाई की वैल्यू को नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों की त्रिज्या सेम है, अलग कर लीजिए यल प्लस 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ पर आर बचेगा। तो यहाँ पर देखिए पाई इंटू 4, यल कितना है यहाँ पर 12 प्लस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 पाई। यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 12 8 20, 20 दूना यहाँ पर 40। 1 मिनट, कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए पाई आर यल और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ पर देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल और ये 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यल बचेगा और यहाँ पर 2 आर बचेगा। तो पाई आर कितना है 4 है और यहाँ पर यल कितना है 12 है और उसके बाद यहाँ पर 2 और ये 4, 12 4 दूनी 8 मतलब 12 8 20, 20 चौक 80, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है ना, आप सही है। तो 20 चौक 80 पाई, ये 80 पाई सी एम स्क्वायर, ठीक है ना। 80 पाई सी एम स्क्वायर सही लिखे थे, यहाँ पर थोड़ा डाउट हो गया था कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर 80 पाई, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है जो कि राइट आंसर है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर 7 cm और यहाँ पर कोण दिया गया है 90। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें पाई की वैल्यू रख दिया गया है, दिख नहीं रहा है, इसका मतलब रखा गया होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थीटा कितना है 90 बटे में 360 इंटू 22 बटे में 7 इंटू 7 इंटू 7। इससे ये कैंसिल, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 से 11 सत्ते 77 बटे 2, कितना हो जाएगा 77 बटे 2 सी एम स्क्वायर। अगर इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38.5 सी एम स्क्वायर, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर दिया गया है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांक होंगे। तो यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, शून्यांक ज्ञात करना है तो 0 के बराबर दिखाएंगे, बस हमें इसे गुणनखंड कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर देखिए 7 12 को इससे गुणा करेंगे तो 1 से तो 12, तो 12 को ऐसी दो संख्याएं चाहिए कि गुणा करें तो 12 और जोड़ें या घटाएं तो कितना होना चाहिए 7। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4x, ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और यहाँ पर भी जो ब्रैकेट में लिखे हैं उसी को लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, x ये हो गया तो प्लस 3 है तो प्लस 3 यहाँ पर लिख दीजिए। तो x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 -4। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है जो कि राइट आंसर है, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है और दूसरा यहाँ पर दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया गया है। बस इसको सॉल्व करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 16, इससे ये कैंसिल 8, तो x बराबर 8। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया गया था, यदि x 8 है तो y कितना होना चाहिए 8 से 14, मतलब y कितना होगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 8 और 6 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी दिया गया है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण दिया गया है और यहाँ पर बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। तो यहाँ पर दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। ये कह रहा है इसका मूल क्या है, समान है, तो k का मान ज्ञात करिए। हमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। मूल समान है मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे इसको। तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, k मिलेगा,
बी बराबर 2√6 मिलेगा और सी बराबर 3 मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, बी के स्थान पर ये है तो लिखेंगे 2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है यहाँ पर के इंटू सी कितना है 3 है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 छंग 24 -4 3 12 के इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो 24 इक्वल टू 12 के, इससे ये जाएगा 2 बार में, तो के इक्वल टू यहाँ पर 2। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 नंबर में दिया गया है ए पी इक्वल टू -6 -4 -2 का सातवां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सातवां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहले सातवां पद ज्ञात करने से पहले हमें पहला पद ज्ञात होना चाहिए, तो पहला पद -6 है, डी ज्ञात होना चाहिए, तो इससे इसको माइनस करेंगे 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 6 इक्वल टू 2। तो सातवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? ए प्लस ये 7 है तो यहाँ पर 6d लिखेंगे। ठीक है ना, ए यहाँ पर कितना है -6 प्लस 6 इंटू डी कितना है 2, तो यहाँ पर -6 प्लस 12 इक्वल टू 6। तो किस ऑप्शन में 6 दिया गया है? तो आप देख पा रहे होंगे बी ऑप्शन में 6 दिया गया है। ठीक है ना, तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको OMR शीट में फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा आपका खंड बा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। तो ये फ्रेंड्स आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपको जो भी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6 -√2 अपरिमेय है। हमें इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखिए आपका खंड ब स्टार्ट हो चुका है, तो हमें सिद्ध करना है कि 6 -√2 एक अपरिमेय संख्या है। लगभग ये क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट का यहाँ पर क्या है? का है। ठीक है ना, फर्स्ट का नंबर। तो देखिए इसमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसका अपोजिट मानते हैं, तो लिखेंगे माना 6 -√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हटा दीजिए। ठीक है ना, माना 6 -√2 एक परिमेय संख्या, अपोजिट मानना है ना, तो एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय मान ही लिए हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6 -√2 इक्वल टू p/q। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल 0 है। ये हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो √2 को इधर भेजेंगे, मतलब कि हमें प्लस में इसको लाना है ना, तो 6 -p/q इक्वल टू √2। तो यहाँ पर लिखेंगे 6p तथा q एक पूर्णांक है, तथा 6 -p/q एक परिमेय संख्या है। जब यहाँ पर ये परिमेय है तो ये बराबर में दिया गया, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर ये तो परिमेय है नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 -√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया यहाँ पर इतना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खा नंबर क्वेश्चन है।
ख नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदु से यहाँ पर 2, -5 और यहाँ पर -2, 9 से समदूरस्थ है। यक्स अक्ष पर स्थित है तो यक्स, 0 हो जाएगा। हमें यही यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से क्या हो, समान दूरी पर हो। तो यहाँ पर इस बिंदु से ये भी उतनी दूरी है, इस बिंदु से ये भी उतनी दूरी है, तो इसको मैं ऐसे मान लेते हैं ओ ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, x1 - x2 मतलब कि यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर y1 - y2 मतलब 0 माइनस y2 यहाँ पर कितना 5 है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इसी टाइप से अब इसमें आइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस था, माइनस फार्मूले का, इसको प्लस कर देगा, प्लस यहाँ पर 0 - 9 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे दोनों पक्षों का, हमें रूट हटाना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर अब आगे इसको लिखेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, तो यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, ये हो गया। इसी को सॉल्व कर लेना है। a - b का होल स्क्वायर है मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस 9 9 81, ठीक है ना, ये जो सेम है उसको कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल प्लस 4 से ये कैंसिल, तो -4x, ये प्लस में इधर आएगा तो -4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, तो यहाँ पर देखिए -8x इज इक्वल टू, यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा तो 5 प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 56/8, ये माइनस इधर आ जाएगा तो 8×7 = 56, तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर -7 आया है। हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था तो लिखेंगे अतः वह बिंदु, यक्स ही ज्ञात करना था तो -7 और उधर क्या लिखा था 0, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 0 मतलब कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखिए ये 0 था ना, इसी यक्स को हमें केवल फाइंड करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ग नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं -2, 2 और B2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका ग नंबर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, तो यहाँ पर लिखेंगे ग, यहाँ पर बिंदु दिया गया है, ठीक है ना, 2 बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि ए है और यहाँ पर ये बी है, तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक 2, 2 है और यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक 2, 8 है। कह रहा है हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर ए बी को मिलाने वाली रेखा को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3, ठीक है ना। ए बी ये था, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये बराबर भागों में डिवाइड है तो डी जो है इसके मध्य बिंदु है, ठीक है ना, डी क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर देखिए डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है तो इस बिंदु का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं डी क्या है, x, y है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे, -2 + 2 बटे में 2 करेंगे और यहाँ पर 2 +
8/2, मतलब कि x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2 करेंगे, ठीक है ना। -2 + 2 0 हो जाएगा। 8 2 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5। तो हमें यहाँ पर डी बिंदु का निर्देशांक मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए डी मिला है तो हम ई क्या होगा, बी डी का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 बराबर भाग हैं तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, बी डी का मध्य बिंदु। यहाँ पर लिखेंगे ई बी डी का मध्य बिंदु है। ई बी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक को यहाँ पर जोड़ेंगे तो मतलब कि x1 ये है और x2 ये है, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे 2 + 0/2 कॉमा और यहाँ पर 8 + 5/2 ये हो जाएगा। 2/2 मतलब कि 1 और यहाँ पर 13/2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ई बिंदु का निर्देशांक हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी बिंदु का निर्देशांक आपको साइड में नहीं लिखना है, नेक्स्ट पेज में लिखना है। अभी इसको बार बार ऐसे पलटना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर लिखेंगे सी ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब सी ए डी का मध्य बिंदु है तो ए ये है और डी ये है, तो इसमें x1 ये है और डी का देखिए यहाँ पर 0 है, मतलब कि -2 + 0/2 कॉमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + 2/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर -2/2 मतलब कि -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। देखिए एक ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला है। हमें 3 बिंदु के निर्देशांक इसमें ज्ञात करने थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए घ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। 1 + sin थीटा बटे में 1 - sin थीटा इक्वल टू हमें क्या लाना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, हमें ये लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, LHS से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। LHS से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये जो इस टाइप से लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग। तो 1 + sin थीटा बटे में √1 - sin थीटा इंटू, यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस से गुणा कर देंगे। 1 + sin थीटा, केवल साइन चेंज करेंगे तो 1 + sin थीटा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर √1 + sin थीटा ये भी 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + sin थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर ये रूट, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर रूट्स स्क्वायर दोनों है तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ये रूट से बाहर आएगा तो cos थीटा बचेगा, मतलब कि 1 + sin थीटा बटे में cos थीटा। क्या हमारा ये आ चुका है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको अलग अलग करेंगे, 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है ना। 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा प्लस sin थीटा बटे में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब ये आ चुका है, आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है, तो यहाँ पर हमको लिख देना है LHS = RHS, ठीक है ना, प्रूव्ड। ये आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। इसी टाइप से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें r बराबर दिया गया है 21 cm और यहाँ पर थीटा दिया गया है 60 cm, सॉरी फ्रेंड, थीटा 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर हमें ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो होता है यहाँ पर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से माइनस करते हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² sin थीटा,
ठीक है ना। जब थीटा दिया रहे तो इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस कुछ नहीं करना है, इसी में आपको वैल्यू को रख देना है। देखिए आर स्क्वायर दोनों में है तो इसको कॉमन ले लीजिए। थीटा यहाँ पर कितना है 60 बटे में 360 इंटू यहाँ पर पाई 22/7 ये हो गया, इंटू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं चलिए। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन है तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो एक बार पहले इसको लिखिए तो ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आर स्क्वायर यहाँ पर 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, और यहाँ पर 22/7 माइनस साइन 60 का मान √3/2, तो यहाँ पर ये भी 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 441, यहाँ पर देखिए 22/6 × 7 माइनस √3/4। देखिए 2 3 6, 2 से एक बार में, तो यहाँ पर देखिए 441, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/21 माइनस √3/4, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा cm स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर √3 की वैल्यू को नहीं रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं ज्ञात होगा कि उसका आंसर क्या आएगा, तो आपको ऐसे ही इसको छोड़ देना है। अगर आपसे बोले कि √3 की वैल्यू को रखिए तभी आपको रखना है, नहीं आपको ऐसे इसको रहने देना है, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिले तो हमें कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी तरीका आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इजी तरीका ये है, यहाँ पर ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या कितना है 4 है। 8 सफ़ेद, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे सफ़ेद कंचे की संख्या कितना है 8 है, और यहाँ पर हरा, तो यहाँ पर हरे कंचे की संख्या ऐसे लिख लेना है कितना है 5 है। प्रायिकता आप याद कर रहे हैं तो सभी को जोड़ लीजिए पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 4 + 8 + 5, 8 5 13 4 17 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि लाल कंचे आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल कंचे की आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हुई अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल, कुल कितने हैं 17। अनुकूल यहाँ पर हमें लाना क्या है लाल कंचे, तो लाल यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, तो 4/17 हो जाएगा। अब ये कह रहा है हरा नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हरा कंचे नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता मतलब कि यहाँ पर देखिए कुल यहाँ पर कितने हैं 17 हैं, इसको तो आप लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर हरा नहीं आना चाहिए, बाकी का कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पर हरा को छोड़कर आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो हरा कंचा आने की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद 1 से जितना भी आया रहेगा उसको माइनस कर लेंगे तो ये आपका उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। आपको ध्यान देना है कि 4 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से आपको किन्हीं 5 को ही सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं तो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको 5 का ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है आगे
यहाँ पर कह रहा है कि इन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है संकेंद्रीय, मतलब कि 2 ऐसे वृत्त हैं जिनका केंद्र क्या है, एक ही है। ठीक है ना, त्रिज्याएँ अलग-अलग हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन जो इसका सेंटर है, पॉइंट है, वो क्या है, दोनों का सेम ही है। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब कि हमें जीवा की लंबाई को ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 2 वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सेंटर है, तो यहाँ पर एक वृत्त हम कुछ इस टाइप से बनाएंगे और दूसरा वृत्त यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है ना, ये तो यहाँ पर जो बड़े वृत्त की जीवा है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है यहाँ पर कुछ इस टाइप से। हमें इसी जीवा की लंबाई को ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं ए और इसको सी, और यहाँ से इसमें हम लंब डाल देंगे। यहाँ पर ये भी क्या होगी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन यहाँ पर ए सी पर ये लंब भी है। ठीक है ना, तो इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। हमें AC ज्ञात करना, हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसको मिलाएंगे। ठीक है ना, इस टाइप से इधर इसको भी मिला देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो दोनों त्रिभुज बने हैं ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, समझिए, जो भी लिखा है उसको यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो दिया गया उसको लिख लीजिए, दिया है। देखिए यहाँ पर R1 कितना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 4.5 cm, और R2 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो आप कहेंगे 7.5 cm, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर इसको आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, अगर आप यहाँ पर इसको सर्वांगसम सिद्ध करना चाहें तो ए बी बराबर बी सी हो सकता है। और अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहें कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं ज्ञात करना है ए सी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे रचना ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। तो यहाँ पर क्या है, ओ बी लंब है यहाँ पर ए सी पर। ठीक है ना, यहीं से हमारा प्रमेय बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे केंद्र से, यहाँ पर आपको लिख लेना वी नो दैट, हम जानते हैं कि, आपका ये प्रमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे केंद्र से, यहाँ पर सेंटर से, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब क्या हुआ कि ए बी बराबर बी सी, या ए सी अगर हमें ज्ञात करना है तो हम 2AB भी कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी तरीके से हम ए बी ज्ञात कर लें तो हमारा यहाँ पर ए सी ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि लंब है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी में। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये समकोण, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है 7.5 और यहाँ पर ये भी दिया गया है 4.5। तो हमें ए बी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा इसे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है ना, इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमें 7.5 का स्क्वायर नहीं ज्ञात है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 75/10 इसको हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 45/10 इसका स्क्वायर करेंगे। अब हमें 75 का नहीं ज्ञात है तो हम क्या करेंगे,
5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 5 पचम 25, 5 9 45, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 15/2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 225/4 प्लस 81/4। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ से प्लस काहे कर रहे हो, माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये माइनस होगा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कुल मिलाकर इसको ऐसे लिखिए 225 माइनस 81/4 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 144/4। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12/2 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ये 6 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी कितना आया है, 6 आया है। तो अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दें 2 से तो ए सी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी इक्वल टू 2 × 6 इक्वल टू 12 cm। जीवा की लंबाई हमें कितना मिला है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया ख नंबर क्वेश्चन में आकृति में क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में पी आर और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो चलिए यहाँ पर इसको ख नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी दिया गया उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में पी आर, ठीक है ना। अभी कुछ अलग से नहीं लिख रहे हैं, जो दिया गया को केवल वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2, यहाँ पर बना लेते हैं इसको हम कुछ इस टाइप से। यहाँ पर यह बना है, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्यू है, ये यस है, ये आर है और यहाँ पर ये पी है, ये टी है, ठीक है ना। तो ये एंगल 1 है और यहाँ पर ये एंगल आपका 2 है, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से इतना अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में देखेंगे यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखें तो एंगल क्यू बराबर है, मतलब ये एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल 2 के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू है, और एंगल 1 के सामने कौन सी भुजा है, पी आर है। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिभुज पी क्यू आर है, इसके सामने भुजा पी आर है, टी आर है, लेकिन त्रिभुज कौन सा लिए हैं, पी क्यू आर लिए हैं ना। तो हमें केवल इसी में देखना है, ये इतने में, ठीक है ना। इसके सामने ये पी आर है और इसके सामने पी क्यू है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 इसको मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज और यहाँ पर टी क्यू आर ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, इसको हमें समरूप दिखाना है। तो यहाँ से हमें एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये क्या है, दिया है, ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं, क्यू आर बटे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे में, देखिए पी आर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए क्यू आर बटे में क्यू एस और क्यू टी बटे में क्यू पी, मतलब पी क्यू। और इसमें क्या ये दिया गया था, इसमें पी आर ये वाला दिया गया था। तो हमें ये दिखाना था ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है और इसको अपने तरफ से लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको हम चेंज किए हैं। जब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज
पी क्यू यस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर से। यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात और एक एंगल यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर यस ए यस रूल से है, ठीक है ना। तो कौन से रूल से है, यस ए यस रूल से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों समरूप हो गए, बस इतना ही आपको इसमें सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन मतलब ग नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है एपी एक दिया गया है इसमें ग नंबर में, एपी इक्वल टू 21, 18, 15 डॉट डॉट, कह रहा है कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो जाए, -81 हो जाए। तो हम कहेंगे आपको एस एन कितना यहाँ पर दिया गया है, -81। तो कितने पद लिए जाएं तो हमें ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर यन यन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यन, क्योंकि आपसे कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं, तो यन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया है, यहाँ पर n पदों का योगफल दिया गया है। यही तो कह रहा है ना कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो जाए। तो हम कहेंगे कि n पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो जाए, -81 हो जाए। तो यहाँ से देखिए ए यहाँ पर a1 कितना है, 21 है। डी कितना हो जाएगा, 18 में से 21 जाएगा तो कितना, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में डी। बस वैल्यू को इसी में रख देना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एस एन कितना दिया गया है, -81, ये 2 है इधर चला जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर ये n है, 2 इंटू ए कितना है, 21 है, प्लस n-1 डी कितना है, -3 है। ये हो गया। आगे इसको सॉल्व करिए, ये तो 81 दूना 162 -62 इक्वल टू यहाँ पर देखिए n और यहाँ पर देखिए 21 दूना 42, ये हो गया। इधर इसको गुणा करेंगे तो -3n और यहाँ पर +3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए -162 इक्वल टू यहाँ पर देखिए 42 3 कितना हो जाएगा, 45 और इधर गुणा करेंगे तो 45n और यहाँ पर ये -3n स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, यहाँ पर -3n स्क्वायर, इसको इधर गुणा करेंगे ना तो ये गलत है, ध्यान दीजिए। देखिए माइनस यहाँ पर अगर इसको इधर गुणा करेंगे तो -3n और इधर इसको सॉल्व करेंगे तो +3, सही है। अब यहाँ पर देखिए इतना आ गया है, अब इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो इसको इधर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3n स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -45n और ये इधर ही है तो -162 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ पर 6 2 8 1 9, तो इसको 3 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर n स्क्वायर -15n -3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो n स्क्वायर 18 × 3 = 54 18n + 3n -54 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो n -18 और यहाँ पर भी n -18, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 इक्वल टू 0। यहाँ तक इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए n +3 और n -18, तो यहाँ पर लिखेंगे n +3 n -18 n इक्वल टू -3 और यहाँ पर 18। यहाँ पर दो संख्याएं आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक ही संख्या को लिखेंगे जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो n है यहाँ पर n का मान निगेटिव नहीं होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 18 होगा। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये घ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 10x + 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, ये घ नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व करते हैं। हमें शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर 10x + 21, इसके पहले वाले सेट में भी इसको हम सॉल्व कराए थे, इसमें भी सॉल्व करा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर चलिए पहले इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, तो x² + 10x + 21, 21 3 × 21, तो यहाँ पर देखिए x² + 3x + 7x
प्लस 21 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 3 और यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा +7। ठीक है ना, जो एक ब्रैकेट में लिखते हैं वही दूसरे ब्रैकेट में भी लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए यक्स प्लस 7 और यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर पहले हम इसको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यक्स इक्वल टू -7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। एक को हम अल्फा मान लेते हैं, चाहे जिसको मान लीजिए, एक को बीटा मान लेते हैं, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है शून्यकों का योग ज्ञात करिए। शून्यकों का योग जो भी आया है इसको हम ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा करिए, तो यहाँ पर -7 -3 इक्वल टू -10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया है। अब यहाँ पर फार्मूले से यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। तो यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होता है, जो हमारा फार्मूला है, शून्यकों का योग इक्वल टू -b/a होता है। तो यहाँ पर -b यहाँ पर कितना है 10 है और यहाँ पर ए कितना है 1 है। ठीक है ना, ये बी और ए क्या है, तो यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है ना, इसको हम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। तो ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 10, तो यहाँ पर लिख दिए हैं इक्वल टू -10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में ये बराबर आया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -7 -3 इक्वल टू 21। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A डायरेक्ट फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। C कितना है 21 है, A कितना है 1 है, तो मतलब 21। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें माध्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दैनिक मजदूरी दिया गया है, दैनिक मजदूरी और यहाँ पर दिया गया है श्रमिकों की संख्या इसको हम नोट कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर देखिए ये इतना आपको दिया रहेगा, यहाँ से आपको XI ज्ञात करना पड़ेगा खुद से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और आधा करेंगे। 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 1020 आएगा। 1020 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे 510 होता है। तो यहाँ पर देखिए कितने कितने का गैप है, तो कहेंगे यहाँ पर 20-20 का है। तो 510 में 20 जोड़ेंगे 530, इसमें 20 जोड़ेंगे 550, 570, 590, ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। FI XI गुणा कैसे करेंगे, जितना जीरो है उसको छोड़ दीजिए। देखिए 12 का 2 हासिल आया 1, 12×5 60, 61 और एक जीरो है ना, एक जीरो ऐसे आप इसको लिख लेना है। दूसरा यहाँ पर गुणा करेंगे तो 14 को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, 14×42 का 2 हासिल आया 4, 14×5 70, 4 74, ये हो गया। 8 को जीरो तो जीरो, 8×45 का जीरो, 8×45 4 44, 6 को जीरो तो जीरो, 6 से 42 का 2 और यहाँ पर 6×5 30 4 34, इसको इधर गुणा करेंगे तो 59 और 2 जीरो, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा FI इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। देखिए 10 6 16, 8 24, 24 10 34 4 38 और 38 12 50। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसको भी जोड़ लेते हैं। सिग्मा FI XI इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 260। ठीक है ना, ऐड करेंगे तो ये इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर समांतर माध्य इक्वल टू 27
260/50। इससे ये कैंसिल, 5 से भाग करिए, 5 पचम 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 5 चौक 20 और यहाँ पर 2 6 मतलब कि 5 पचम 25.26 तो मतलब 5 दूनी 10। यहाँ पर ये कितना आया है 545.5। क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। कितने नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन और बचे हैं 4 नंबर के, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं वर्ग अंतराल और यहाँ पर ये बारंबारता, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल बारंबारता को पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात हम कैसे करते हैं, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी बारंबारता में वो हमारा क्या होता है F1 होता है, उसके ऊपर F0 होता है, उसके नीचे F2 होता है। इसके सामने आइए ये आपका यल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस आपका यच हो जाता है, ठीक है ना। तो यल इक्वल टू 125 हो जाएगा और यहाँ पर यच इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। फार्मूला याद होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यल यहाँ पर कितना है 125 है, प्लस यहाँ पर वैल्यू को देखिए F1 यहाँ पर कितना है 20 माइनस 13 बटे में 2F1। तो यहाँ पर 2F1 मतलब 20 दूना 40 माइनस F0 कितना है यहाँ पर 13 माइनस F2 यहाँ पर कितना है 14 इंटू एच कितना है 20 है, ठीक है ना। आगे सॉल्व करिए 125 प्लस 20 में से 13 जाएगा तो 7 और 7 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 सत्ते 140 बट्टे में यहाँ पर देखिए 14 दूनी 28 मतलब 27 3 30 10 40 मतलब 13 हो जाएगा, ठीक है ना 13। तो 125 प्लस 13 से इसको भाग करेंगे तो 1, 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा 0। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे मतलब कि 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो 13 छंग 78 13 सत्ते 91 7 बार में जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है ना। ये 0 नहीं बढ़ाए थे, देखिए 13 से एक बार में जाएगा तो 14 यहाँ पर एक 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कम है तो 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगाएंगे 10.7 मतलब कि 25 10 35 135.7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका बहुलक आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बहुलक आ चुका है। तो यहाँ से हम माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए ये इसको नोट कर लिए हैं। तो देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो ये जो लिखा है उसको लिख दीजिए 4 5 9 13 7 20 2 22 22 20 जोड़ेंगे तो 42 42 10 52 4 56 56 4 60 4 64 64 4 68। तो यहाँ पर ये जो 68 आया ये हमारा क्या होता है यन होता है। हमें ज्ञात क्या करना है n/2। तो n/2 कितना हो जाएगा 32 34 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब 34 यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 42 है तो इससे छोटी संख्या देखेंगे तो ये CF हो जाएगा, इससे एक नीचे आएंगे तो ये F हो जाएगा, ये यल है, दोनों का डिफरेंस H होता है मतलब कि CF इक्वल टू कितना आएगा 22, F इक्वल टू 20, L इक्वल टू यहाँ पर 125, H इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू एच, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ से इसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यल हमारा कितना है 125 प्लस n/2 कितना है 34 माइनस CF यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे CF 22 है बटे में F कितना है 20 है इंटू एच कितना है यहाँ पर, एक मिनट कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, n/2 यहाँ पर F कहाँ पर है, F 20 है, अच्छा दोनों 20 दिया गया है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये इतना हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 125 प्लस 34 22 10 32 मतलब 12 25 10 35 36 37 मतलब कि 137, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन थे उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब बढ़ेंगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर के क्वेश्चन में जैसे तीसरा, चौथा, पाँचवा इसमें लिखा है, तो तीसरे में 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से किसी एक को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर कर बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक-एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है, और यहाँ पर कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना। यहाँ पर 2 अंकों की संख्याओं में आपको ये ध्यान देना है कि 2 अंकों की संख्याएं कैसे बनती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझना है तो थोड़ा सा यहाँ पर आइए, पीछे हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से, आगे थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 99 है, तो ये संख्या कैसे बनी होगी, ये संख्या 90 + 9 से बनी होगी, और 10 × 9 + 9, ये इस टाइप से। तो मतलब 10 इसके गुणे में है, तो ये आपका फिक्स होता है 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी उसी टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना किसी संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर देखिए ये दहाई है और ये इकाई है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 9 है। मतलब कि उलटने पर ये जो बोला गया है, देखिए ये दहाई है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे प्लस x। उलटने पर मतलब ये हुआ कि जो इकाई था वो दहाई, जो दहाई था वो इकाई, मतलब जो 10y था वो क्या हो जाएगा 10x + y। कह रहा है कि उलटने पर बनी संख्या का योग, दोनों का योग कितना है 99 के बराबर है। ये हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 11x + y = 99 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल 9 बार में, तो यहाँ पर x + y = 9, समीकरण 1। और यहाँ पर कह रहा है संख्याओं का अंतर 5 है, मतलब कि यहाँ पर देखिए x - y = यहाँ पर कितना है 5 है, ये समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो x + y = 9, x - y = 5, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, 2x = 9 × 5 = 14, यहाँ से ये कैंसिल 7, तो x = कितना हो जाएगा 7। अगर x 7 है और दोनों का अंतर 5 है, तो यहाँ पर y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो, मतलब कि y कितना है यहाँ पर 2 हो जाएगा। या फिर आप x की वैल्यू इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या कौन सी, यहाँ पर 27 तथा 72 है। ये हो गया। दोनों का अंतर कितना है, 7 में 2 जाएगा 5, 7 में 2 जाएगा 5। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हो चुका है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर चलिए इसका अथवा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अथवा में दिया गया है। कह रहा है कि इसमें एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप पहली बार सॉल्व करेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा, बर्तनों की संख्या। यहाँ पर क्या कह रहा है, बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो किसी एक को यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अथवा, यहाँ पर लिखेंगे माना प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको मानेंगे। तो लिखेंगे माना उस दिन बर्तनों के
निर्माण की संख्या x है। तो यहाँ पर निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, यक्स है। तो यहाँ पर लागत आपसे बता रहा है कि जितने बर्तन निर्माण किए गए हैं उसके 2 गुने से 15 अधिक है, ये क्या है, निर्माण लागत है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x + 15। निर्माण किए गए बर्तनों की दुगने से 15 अधिक है, ये हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत इतना था, मतलब कि देखिए कितना निर्माण किए, यक्स, और एक की लागत कितना था, इतना। मतलब कि जैसे एक दिन में अगर एक व्यक्ति 4 पेन बनाती है और एक पेन की कीमत 2 है, तो यहाँ पर कितने रुपए हो गए, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x + 15 को हम किससे गुणा करेंगे, यक्स से। तो टोटल रुपया इसमें दिया गया है कि 2250 था, ये हो गया। ठीक है ना, ये इतना समझ में आ गया। एक का निर्माण लागत यहाँ पर कितना है, 2 रुपये, तो 4 यहाँ पर निर्माण किए गए हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। उसी टाइप से इसको भी हम गुणा करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x² + 15x = 2250। इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x² + 15x - 2250 = 0। तो यहाँ पर लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a = 2 मिलेगा और b = 15 मिलेगा, c = -2250 मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें x ज्ञात करना है, तो -b ± √b² - 4ac बटे में 2a। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। x = -15 ± b², मतलब कि 15 का स्क्वायर -4 × a कितना है, 2 है, और c कितना है, -2250 है, बटे में 2a। 2 × a यहाँ पर कितना है, 2 है। ये इतना समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे x = यहाँ पर देखिए x = क्या हो जाएगा, -15 ± यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 को इससे गुणा करेंगे तो 0, 8 पंचे 40 का 0, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 2 18, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना, इतना समझ में आया। आगे बढ़िए। -15 प्लस माइनस रूट में यहाँ पर 18, 225 ये हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आया है, 18, 225। ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये जो है 135 का है। तो x = -15 प्लस माइनस 135। तो यहाँ से माइनस हटा देंगे, तो यहाँ पर केवल प्लस को रखेंगे, तो -15 प्लस 135 बटे में 4 = 120 बटे में 4 = 30। तो यहाँ पर कितना आया है, 30 रुपये। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 मतलब यक्स कितना आया है, 30 आया है। तो उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण हुआ है, 30। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स = 30। एक मिनट, यक्स = 30। यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना हो जाएगा, 2x + 15 है, मतलब कि 30 दूना 7 10 70 5 75 रुपये, मतलब कि 75 रुपये। ठीक है ना। कितने बर्तन निर्माण किए गए थे, 30, और एक की लागत कितना था, 75 रुपये। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आपके मन में डाउट हो कि यहाँ पर प्लस माइनस होता है, यहाँ पर केवल प्लस ही लेकर सॉल्व कर दिए हैं, तो देखिए जो यहाँ पर आएगा वैल्यू, जो माइनस अगर यहाँ पर लेते तो वैल्यू हमें क्या मिलता, माइनस में मिलता, जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स बर्तनों की जो संख्या होगी वो निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है ना, या फिर बर्तन होगा या फिर नहीं होगा, निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए माइनस को स्किप कर दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें चौथे क्वेश्चन में एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, अगर आप फिगर बना लेते हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मान लेते हैं ये नदी की चौड़ाई है, ठीक है ना, और यहाँ पर पुल जो बना है ये कितना ऊंचा बना है, यहाँ पर 5 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ से इसका अवनमन कोण देखिए, जो इसका अवनमन कोण है वो कितना है, 45 है, और यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना है, यहाँ पर ये 30 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 45, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर ए सी बी और यहाँ पर ये डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या समझना है, ये कैसे आया। यहाँ पर देखिए अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा तो ये दोनों क्या होते हैं, समांतर, ये एकांतर, तो ये 45 ये 30 है। हमें यहाँ पर AC ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों त्रिभुज को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में सबसे पहले लिखते हैं दिया है, जो दिया गया उसको पहले लिखना है। दिया है एंगल BAD इक्वल टू 45, BCD इक्वल टू 30 ये दिया गया है, और BD इक्वल टू 5 मीटर ये हो गया। और यहाँ पर क्या दिया गया है, इतना ही दिया गया है, हमें ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई। चौड़ाई कितना है यहाँ पर, तो नदी की चौड़ाई AC ज्ञात करना है। AC को हम कैसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं ABD, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर tan का फार्मूला अप्लाई करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है, BD है, आधार यहाँ पर कितना है, AB है। tan 45 का मान 1 होता है, और BD यहाँ पर कितना है, 5 है, बटे में AB, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो AB इक्वल टू 5 मीटर ये आया। अब यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये वाला BCD, लिखेंगे त्रिभुज BCD में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है, BD, आधार यहाँ पर कितना है, BC, इक्वल टू tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू BD कितना है, 5 बटे में BC, ये इधर जाएगा, मतलब कि BC इक्वल टू 5√3। ये समझ में आया इतना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि √3 की वैल्यू 1.732 रखिए, तो इक्वल टू 5 × 1 से 32, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल आया 1, 5 7 35 1 36 का 6 हासिल आया 3, 5 का 5 3 8, 3 अंक पर पॉइंट है, 3 अंक पर पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे नदी की चौड़ाई इक्वल टू AC इक्वल टू AB प्लस BC इक्वल टू AB यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे 5, BC यहाँ पर कितना है 8.660, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13.66 मीटर यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है, कितना आया है यहाँ पर 13.66 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, तो चौथे का हम अथवा सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, चौथे का अथवा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अथवा वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर जो भी दिया गया उसको हम लिखते हैं। लिखा है यहाँ पर cos A माइनस sin A प्लस 1 बटे में cos A प्लस sin A माइनस 1 इक्वल टू cosec A प्लस cot A। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, किससे सॉल्व करेंगे, LHS से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं, cos A माइनस sin A प्लस 1 बटे में यहाँ पर cos A प्लस sin A
-1 इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ए से यहाँ पर भाग करेंगे। सब में यहाँ पर हम साइन ए से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन ए से भाग करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा, कॉस ए बटे में साइन ए माइनस साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटे में साइन ए -1 बटे में साइन ए। ये हो जाएगा कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, माइनस साइन बटे साइन यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/साइन क्या होता है, कोसेक ए होता है, बटे में यहाँ पर लिखेंगे कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, प्लस साइन बटे साइन क्या होता है 1 माइनस 1/साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या ये हमारा आ चुका है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आया है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर देखिए -1 है, तो कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये वाला, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो -1 है, मतलब इसको इधर लेकर आइए, तो -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर -1 के स्थान पर इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। ये समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, ये अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए, एक ब्रैकेट में कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक ब्रैकेट में, बटे में यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 हो गया, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर ये बचेगा, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये हो गया, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब यहाँ पर देखिए 1 क्या है, प्लस में है, माइनस कोसेक ए यहाँ पर भी है, ये भी यहाँ पर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू, यहाँ पर अगर ऐसे लिखना चाहें तो कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए क्या हमें यही लाना है, तो आप देख सकते हैं इसमें कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखा है ना, तो बस यही लाना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, सिद्ध किया जा चुका है। तो इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी सिद्ध करना है। अगर आप ऐसे सिद्ध करेंगे तो आपको फुल मार्क्स में दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर पहले घनाकार ब्लॉक हम बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से ये आपका बनेगा, ये तो इसके ऊपर क्या रखा है, घनाकार ब्लॉक रखा है कुछ इस टाइप से, तो ये ऐसे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे दिया है घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है। कितना है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लिखेंगे
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा यहाँ पर अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ये जो घनाकार ब्लॉक है इसके ऊपर यहाँ पर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिकतम व्यास क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये इससे यहाँ पर लगा हुआ है, अगर इससे हम यहाँ पर ऐसे खींचें इसको तो ये कितना होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो पहले का यहाँ पर अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो लिखेंगे पहले का आंसर देते हैं। तो लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। अर्धगोला रखा है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बाहर का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो इस टाइप से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसे बना है, ऊपरी भाग यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर ये वृत्ताकार जो भाग है यहाँ पर, ये इतना भाग यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, इतने भाग को यहाँ पर माइनस कर देंगे। हम इधर इधर पेंट कर सकते हैं इधर इधर, लेकिन जो इसके ऊपर से ऐसे रख उठा है तो इसके ऊपर हम पेंट यहाँ इतने भाग में नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे πr² से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6a² प्लस यहाँ पर πr²। तो यहाँ पर देखिए 6 इंटू भुजा कितना है, 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2। क्योंकि ये व्यास है तो हमें यहाँ पर त्रिज्या निकालना होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 7×42 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7×4 = 28 29 294। इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस 11×7 = 77/2 = 294 प्लस यहाँ पर 77 है, 77/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38.5 ये हो जाएगा। यहाँ से अगर 6 इसमें दे देंगे, ये 332 यही होगा ना, 332.5 क्या आ गया यहाँ पर, ये 332.5 cm², ये फाइनल आंसर है, ठीक है ना। πr² माइनस करेंगे क्योंकि इतने भाग को ये ऐसे ढक जाएगा नीचे की ओर, तो यहाँ पर इतने भाग में हम पेंट नहीं कर सकते हैं। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम क्या किए थे, इसमें इंक्लूड कर दिए थे, तो इसमें क्या करेंगे, आगे हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, ये अथवा है, इसमें क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। मतलब ये कुछ इस टाइप से इसमें बनाया गया है। इसको थोड़ा छोटे तरीके से सॉल्व करेंगे, आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे दिया है r = 3 cm, और यहाँ पर आगे कह रहा है कि यल दिया गया है 3√2 cm। तो यहाँ पर हमें आयतन ज्ञात करना है, तो यच की आवश्यकता होगी। तो यच हम कैसे ज्ञात करेंगे, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, ये वाली ऊंचाई नहीं दिया गया है, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 3√2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर = 3 3 9 दूनी 18 माइनस 9 = 9 आएगा। तो यच = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 cm। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अगर हम शंकु का आयतन ज्ञात कर लें, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³ = यहाँ से हम 1/3 कॉमन
पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एच बचेगा प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर पाई स्क्वायर मतलब 2r बचेगा, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू को रखिए तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर देखिए एच कितना है 3 प्लस यहाँ पर आर कितना है 3 दूना 6 डायरेक्ट रख रहे हैं वैल्यू समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 22 3 66.7 और यहाँ पर गुणे 6 3 9, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 छक 54 का 4 हासिल आया 5, 9 छक 54 5 59/7 इक्वल टू 7 8 56, 7 8 56 और यहाँ पर कितना बचेगा 3 और 4 मतलब 34, 7 चौक 28, 28 6 0 7 8 56, ये 84.8 यहाँ पर हो जाएगा cm क्यूब, क्या है फाइनल आंसर, ठीक है ना। 84.8 cm क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सेट 2 को कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे सॉल्व किया गया है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल तरीके से सॉल्व किए हैं। और हाँ, जो आपके एग्जाम में अथवा में आता है उसको भी आपको सॉल्व नहीं करना होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पता कौन सा आ जाए, हो सकता है जिस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ दें वही आ जाए, इसीलिए हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और 2 सेट में हम सॉल्व भी कर चुके हैं, सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट तरीके से सॉल्व हो चुका है। यदि आप सेट 3 को देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें बोर्ड एग्जाम 2026 से ऐसे होगा, ऊपर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आप तक और भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो हम आपको बता रहे हैं इससे ये समझ में आता है कि स्टूडेंट इसको लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।